अस्सलामुअलैकुम। तवारुस और तग़य्युर इस चैप्टर में हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। मज़ीद जो टर्म्स बचे हुए हैं आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्म नंबर 13 F1 जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल। F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल। इस टर्म का क्या मतलब है? देखिए, जब दो खालिस मौरिस पौधे जो मुतज़ाद सिफ़ात रखते हों के दरमियान इख्तिलात से हासिल होने वाले तमाम पौधे पहली फर्जंदाना नस्ल को ज़ाहिर करते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, F1 जनरेशन का मतलब ये है कि जब हम जेनेटिक्स में दो खालिस मौरिस पौधे लेते हैं, एक मेल पेरेंट के तौर पर और दूसरा फीमेल पेरेंट के तौर पर, दोनों भी खालिस हैं यानी कि दोनों भी होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस मेल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस फीमेल, लेकिन मुतज़ाद सिफ़ात रखते हों। क्या मतलब है मुतज़ाद सिफ़ात का? एक फिनोटिपिकली टाल है तो दूसरा फिनोटिपिकली ड्वार्फ है। ठीक है, एक पौधा टाल है, दूसरा ड्वार्फ है। अब ये टाल और खालिस, इसका मतलब इसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। ड्वार्फ लेकिन खालिस, इसका मतलब इसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। अब इनके दरमियान इख्तिलात किया जाए तो जब गैमेट्स बनने लगते हैं तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं जबकि पेरेंट्स डिप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड टाइप ऑफ गैमेट्स, होमोजाइगस पेरेंट्स एक ही किस्म के ज़वाजे, होमोजाइगस पेरेंट्स एक ही किस्म के ज़वाजे यहाँ पर तैयार होंगे। इनके दरमियान जब इख्तिलात किया जाए तब कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड नस्ल यहाँ पर तैयार होगी। ये हाइब्रिड नस्ल में तैयार होने वाले तमाम पौधे F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल को ज़ाहिर करते हैं। और खालिस मौरिस के दरमियान अगर इख्तिलात किया जाए तो एक मखलूत हासिल होता है। यहाँ पर जितने भी पौधे ज़ाहिर होंगे ये सारे पौधे F1 जनरेशन को ज़ाहिर करते हैं। तो ये टर्म का मतलब समझ में आया आपको? जब दो खालिस मौरिस यानी ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस मौरिस पौधे, लेकिन मुतज़ाद सिफ़त, एक टाल है तो दूसरा तज़ाद सिफ़त रखने वाला ड्वार्फ यानी एक दराज खद है, दूसरा पस्ता खद है। इनके दरमियान इख्तिलात किया जाए तो जो पहली नस्ल के ऑफ स्प्रिंग यानी जो जनरेशन, जो नस्ल तैयार होगी, ये सारी जनरेशन F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाती है। नेक्स्ट टर्म दूसरी फर्जंदाना नस्ल, सेकंड फीलियल जनरेशन। दूसरी फर्जंदाना नस्ल F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। किसे कहेंगे F2 जनरेशन? देखो, F2 जनरेशन का मतलब ये है कि F1 जनरेशन हमेशा कैसी हासिल होती है? हमेशा हाइब्रिड मखलूत हासिल होती है। F1 जनरेशन को अगर हम सेल्फिंग खुद ज़ेरगी के लिए छोड़ दें, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक नहीं कर रहे हैं, बल्कि F1 जनरेशन को अगर खुद ज़ेरगी के लिए छोड़ दें तब खुद ज़ेरगी के नतीजे में नेक्स्ट जो आगे दूसरी नस्ल तैयार होगी ये दूसरी फर्जंदाना नस्ल कहलाएगी। यानी कि दूसरी फर्जंदाना नस्ल
पहली फर्जंदाना नस्ल के पौधों की खुदजेरगी के नतीजे में तैयार होती है। ठीक है, ध्यान में रखिए, जो नस्ल तैयार हो रही है ये 2F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग के नतीजे में तैयार होती है। तो दूसरी फर्जंदाना नस्ल किसको बोलेंगे? पहली फर्जंदाना नस्ल के हाइब्रिड की खुदजेरगी के नतीजे में तैयार होने वाली नई जनरेशन F2 जनरेशन यानी दूसरी फर्जंदाना नस्ल कहलाती है। अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे, कैसा डिफाइन करेंगे? पहली फर्जंदाना नस्ल जिसको हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन, जो कि आमतौर पर कैसी होती है? हाइब्रिड यानी कि मखलूत होती है। पहली फर्जंदाना नस्ल के पौधों की खुदजेरगी के ज़रिए पैदा होने वाली नस्ल दूसरी फर्जंदाना नस्ल कहलाती है। दूसरी फर्जंदाना नस्ल यानी कि F2 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है? पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड किसे कहते हैं? ये एक तरह का जदवल यानी कि टेबल है। ये टेबल या जदवल पनेट नामी साइंटिस्ट ने पेश किया है। किस चीज़ को जाहिर करने के लिए? देखिए, जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं, F2 जनरेशन किसके दरमियान होती है? F1 जनरेशन की सेल्फिंग के ज़रिए F2 जनरेशन तैयार होगी। अब हमको ये मालूम है कि F1 जनरेशन हमेशा और हमेशा हाइब्रिड होती है, क्योंकि दो खालिस मोर्रिस के दरमियान इख्तिलात के नतीजे में F1 जनरेशन तैयार होगी, तो यहाँ पर हाइब्रिड नस्ल तैयार होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन अगर हम यहाँ देखते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, ये हाइब्रिड टॉल है। ये क्या है? मखलूत दराज हाइब्रिड टॉल यहाँ पर मौजूद है। अब ये हाइब्रिड टॉल की क्रॉसिंग अगर हाइब्रिड टॉल के ज़रिए की जाए, ठीक है, दोनों भी F1 जनरेशन, इनकी सेल्फिंग के ज़रिए अगर क्रॉसिंग की जाए तो किस तरह की F2 जनरेशन तैयार होगी, किस तरह के पौधे तैयार होंगे? इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पनेट नामी साइंटिस्ट ने एक जदवल के तौर पर एक पैमाना तैयार किया है। इस पैमाने में उसने हमेशा और हमेशा मेल गैमेट्स को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया, फीमेल गैमेट्स को वर्टिकली रिप्रेजेंट किया। जैसे ये अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन है तब इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे? एक गैमेट बनेगा कैपिटल T, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल t। सेम उसी तरह से ये अगर फीमेल पेरेंट है तब इसके गैमेट्स बनेंगे एक कैपिटल T, दूसरा बनेगा स्मॉल t। ठीक है, एक कैपिटल T, दूसरा स्मॉल t, ये गैमेट्स बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। अब कौन सा मेल गैमेट कौन से पॉसिबल फीमेल गैमेट से फ्यूज्ड हो सकता है? ठीक है, इसका जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि कैपिटल T अगर ये वाला मेल गैमेट इस किस्म के फीमेल गैमेट से मिलाप कर ले तब कैपिटल T पौधा दराज खद तैयार होगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेल गैमेट स्मॉल t हो, फीमेल गैमेट कैपिटल T हो, तब पॉसिबिलिटी कैपिटल T स्मॉल t। पौधे का खद कैसा दिखाई देगा? दराज खद दिखाई देगा। लेकिन ये खालिस है क्या? नहीं, बल्कि ये हेटेरोजाइगस यानी कि ये मखलूत है। अब उसी तरह से अगर मेल गैमेट कैपिटल T है लेकिन फीमेल गैमेट स्मॉल t है, तब किस तरह का पौधा? कैपिटल T स्मॉल t यानी मखलूत दराज खद। अगर दोनों भी गैमेट्स स्मॉल t हो तो पौधा कैसा रहेगा? पस्ता खद। ठीक है, ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये जाहिर करता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं
मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलाप के नतीजे में कितने अक़साम की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए पनेट ने एक स्क्वायर चेकर बोर्ड को दरियाफ्त किया है, जिसको पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड कहा जाता है। ये पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड हमको बताता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशन जो बार आवरी के नतीजे में तैयार हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशन किस तरह के हो सकते हैं। तो पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड ये हमेशा और हमेशा जेनेटिक प्रॉब्लम्स में F2 जनरेशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि बताया जा सके या अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं किस किस्म के जीनोटाइप्स तैयार होने की। कौन कौन से किस्म के जीनोटाइप्स तैयार हो सकते हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड को पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म होमोलॉगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि हम तरकीब क्रोमोसोम। हम तरकीब क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? हम तरकीब क्रोमोसोम। देखो, शक्लियाती तौर पर कॉमा जीनियाती तौर पर और साख्ती तौर पर मुशाबाह क्रोमोसोम की जोड़ी जो दुगना खलिए में मौजूद हो हम तरकीब क्रोमोसोम कहलाती है। क्या मतलब है? देखो, अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें तब हमको ये पता चलता है कि 23 पेयर्स एक डिप्लॉइड सेल में मौजूद हैं। 23 पेयर्स यानी कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये कब होता है? एक डिप्लॉइड 2 गुना खलिए में, डिप्लॉइड सेल 2 गुना खलिए में। कुछ क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं। क्रोमोसोम के पेयर मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर इस तरह से दरमियान में, दोनों आर्म इक्वल साइज के, बज़ाहिर दिखने में शक्लियाती तौर पर एक जैसे। इनमें जो डीएनए है, डीएनए पर जो जीन्स मौजूद होते हैं, ये जीन भी सेम होते हैं। साख्ती तौर पर, शक्लियाती तौर पर और जीनियाती तौर पर मुशाबा क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के होमोलॉग। अब उसी तरह से ये क्रोमोसोम का पेयर एक दूसरे के होमोलॉग। क्यों? क्योंकि शक्लियाती तौर पर एक जैसे, साख्ती तौर पर एक जैसे और जीनियाती तौर पर इन पर जीन्स की तरतीब भी एक जैसी होती है। मसलन अगर यहाँ पर खद की सिफत वाला जीन इस पर्टिकुलर मुकाम पर मौजूद हो तो सेम उसी के होमोलॉग पर इसी जगह पर खद की सिफत का दूसरा अलील, जीन का अलील पाया जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम के पेयर क्या कहलाते हैं? हम तरकीब क्रोमोसोम कहलाते हैं, जो बज़ाहिर दिखने में यानी शक्लियाती तौर पर भी सेम हैं, जीनियाती तौर पर भी एक दूसरे से मुशाबा हैं और साख्ती तौर पर भी एक दूसरे से मुशाबा होते हैं। यानी एक डिप्लॉइड सेल में ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉग कहलाएंगे और ये दुगना खलिए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रोमोसोम के पेयर क्या कहलाएंगे? हम तरकीब क्रोमोसोम। नेक्स्ट, और अगर हमको एग्जाम्पल देखना है तो एक आर्म छोटा, दूसरा आर्म बड़ा,
ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रोमोसोम का एक आर्म छोटा, दूसरा आर्म बड़ा, ये दोनों एक दूसरे के हम तरकीब क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के हम तरकीब, ये दोनों एक दूसरे के हम तरकीब क्रोमोसोम, यानी शक्लियाती तौर पर भी एक सा, जीनियाती तौर पर भी एक सा और साख्ती तौर पर भी मुशाबा क्रोमोसोम की जोड़ी जो कि डिप्लॉइड सेल में मौजूद होती है हम तरकीब क्रोमोसोम कहलाती है। और मियोसिस खलवी तकसीम यानी कि ये जब ज़वाजे बनने के दौरान जब तख्फीफी तकसीम होती है तब ये होमोलॉगस पेयर सिनेप्सिस के अमल को ज़ाहिर करता है। सिनेप्सिस के अमल को ज़ाहिर करता है कब? जब ज़वाजे बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम तरकीब क्रोमोसोम। नेक्स्ट टर्म है हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसको बोलेंगे? बैक क्रॉस का मतलब ये है कि अगर F1 जनरेशन से हासिल होने वाला जो हाइब्रिड है, ठीक है, F1 जनरेशन से हासिल होने वाले हाइब्रिड की क्रॉसिंग किसी एक मॉरिस पौधे से कराई जाए। F1 हाइब्रिड, जैसे एक अगर हम खद का एग्जाम्पल लेते हैं, पौधे के खद का एग्जाम्पल लेते हैं, तो F1 हाइब्रिड कौन सा हासिल होगा? कैपिटल T स्मॉल t, यानी मखलूत दराज खद, ये F1 हाइब्रिड होगा। F1 हाइब्रिड की क्रॉसिंग या तो खालिस दराज खद मोरिस पौधे से या फिर खालिस पस्ता खद पौधे के मोरिस पौधे से अगर कराई जाती है तो इस किस्म के क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस किसको बोल रहे हैं? ध्यान में रखिए, F1 जनरेशन से हासिल होने वाला जो हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड की क्रॉसिंग या इस हाइब्रिड का इख्तिलात अगर किसी एक मोरिस पौधे से, ये मोरिस पौधा या तो खालिस दराज रहेगा या ये मोरिस पौधा खालिस पस्ता खद का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की होने वाली क्रॉसिंग बैक क्रॉस कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। नेक्स्ट टर्म टेस्ट क्रॉस, जांच इख्तिलात। टेस्ट क्रॉस, जांच इख्तिलात, क्या मतलब है टेस्ट क्रॉस का? ये इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? देखिए, F1 जनरेशन से कौन सी नस्ल हासिल होती है? हाइब्रिड नस्ल। ठीक है, ये हाइब्रिड नस्ल की क्रॉसिंग, F1 जनरेशन के हाइब्रिड की क्रॉसिंग अगर खालिस मोरिस पौधा, लेकिन मोरिस पौधा कौन सा रहेगा? मगलूब मोरिस, खालिस मगलूब मोरिस से कराई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से हम यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लें खद की सिफत का, तो खद की सिफत में F1 जनरेशन का हाइब्रिड कौन सा रहेगा? कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि मखलूत दराज खद F1 हाइब्रिड जो हासिल होगा, इस F1 हाइब्रिड की क्रॉसिंग अगर सिर्फ और सिर्फ खालिस मगलूब मोरिस से कराई जाए, यानी कि स्मॉल t, ये मगलूब है। खालिस पस्ता खद मोरिस से कराई जाए, तो इस तरह का इख्तिलात यहाँ पर देखिए, टेस्ट क्रॉस के अमल में यहाँ पर कौन सा मोरिस हो रहा है इस्तेमाल? खालिस मगलूब मोरिस। यहाँ पर गालिब मोरिस के साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ मगलूब मोरिस के साथ अगर क्रॉसिंग की जाए तो इस तरह की क्रॉसिंग के नतीजे, इस तरह की क्रॉसिंग को टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
और इस टेस्ट क्रॉस से क्या हासिल होगा? टेस्ट क्रॉस के नतीजे में, जांच इख्तिलात के नतीजे में, टेस्ट क्रॉस के नतीजे में F1 हाइब्रिड हो या F2 हाइब्रिड हो या F3 हाइब्रिड हो, F1, F2 या F3 किसी भी किस्म के हाइब्रिड के जीनोटाइप यानी कि जीनी नू की शनाख्त की जाती है, शनाख्त की जाती है। आगे हमको बैक क्रॉस के भी बारे में पढ़ना है और टेस्ट क्रॉस के बारे में भी इन डिटेल पढ़ना है, लेकिन ध्यान में रखिए जांच इख्तिलात का मतलब क्या है, किस चीज़ की जांच की जा रही है। ध्यान में रखिए जांच इख्तिलात से किस चीज़ का जांच की जाती है? जांच इख्तिलात से जो तैयार होने वाले हाइब्रिड हैं, चाहे वो F1 हाइब्रिड के हों, F2 हाइब्रिड हों, F3 हाइब्रिड हों, किसी भी किस्म के हाइब्रिड की जीनोटाइप की शनाख्त के लिए जब F1 हाइब्रिड की क्रॉसिंग मगलूब मोर्रिस पौधे से की जाए तो इस किस्म के इख्तिलात को जांच इख्तिलात कहा जाता है। नेक्स्ट, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो शक्ली नू का तनासुब। शक्ली नू का तनासुब किसको कहा जाता है? शक्ली नू का तनासुब, फिनोटाइपिक रेशो शक्ली नू का तनासुब ये किसे कहेंगे? ध्यान में रखिए F2 जनरेशन या F3 जनरेशन या आगे की जनरेशन F4 जनरेशन वगैरह वगैरह। इन जनरेशन में जाहिर होने वाली या पैदा होने वाली नस्ल के बैरूनी इजहार का तनासुब शक्ली नू का तनासुब या फिनोटाइपिक रेशो कहलाता है। फिनोटाइपिक रेशो कहलाता है। ध्यान में रखिए जो F1 जनरेशन होती है ये सारी F1 जनरेशन हाइब्रिड होती है, क्योंकि दो खालिस मोर्रिस लेकिन मुतज़ाद सिफात रखने वाले मोर्रिस के दरमियान यहाँ पर इख्तिलात किया जाता है तो हाइब्रिड मखलूत हासिल होगी। अब ये मखलूत जनरेशन F1 जनरेशन सारे पौधे एक जैसे, लेकिन जब ये F1 जनरेशन के पौधों का सेल्फिंग कराई जाए तब F2 जनरेशन हासिल होगी। F2 जनरेशन में कितने पौधे किस किस्म के बैरूनी इजहार को जाहिर करते हैं ये एक मखसूस तनासुब में तैयार होते हैं। तो इस तरह से फिज़िकल अपीयरेंस बैरूनी इजहार के तनासुब को फिनोटाइपिक रेशो या इसको हम शक्ली नू का तनासुब कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे जीनोटाइपिक रेशो। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या है? F2 जनरेशन या F3 जनरेशन या आगे की जितनी भी जनरेशन है, इन तमाम जनरेशन में जाहिर होने वाली या पैदा होने वाली नस्ल के बैरूनी इजहार के तनासुब को फिनोटाइपिक रेशो कहा जाता है। अब जीनोटाइपिक रेशो किसे बोलेंगे? चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म जीनोटाइपिक रेशो। जीनी नू का तनासुब, जीनोटाइपिक रेशो यानी कि जीनी नू का तनासुब। जीनी नू का तनासुब का क्या मतलब है? देखिए ये जीनी नू का तनासुब सेम उसी तरह से F2 जनरेशन हो या F3 जनरेशन हो या आगे की नस्लें हों, ठीक है, इन तमाम जनरेशन में पैदा होने वाली नस्ल का जीनी नू, नस्ल के जीनी नू यानी नस्ल के जीनी नू या फिर अगर हम इसको बोलेंगे जीनियाती अज्जा का तनासुब, जीनियाती
अज्जा का तनासुब जीनोटाइपिक रेशो को जाहिर करता है, जीनोटाइपिक रेशो को जाहिर करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ हम पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड में हमने ये देखा है कि F2 जनरेशन में ये पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड ने हमको बताया, यानी इसके ज़रिए हम ये पॉसिबिलिटीज़ जान सकते हैं। पौधा दराज़ होगा, पौधा मखलूत दराज़ होगा, किस किस्म का होगा। लेकिन अब ध्यान में रखिए F2 जनरेशन में जो तैयार होने वाले जितने भी पौधे हैं, अगर इनकी पॉसिबिलिटीज़ 4 किस्म के जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 किस्म के जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी है, तो पौधा दराज़ है ये हमको दिखाई देता है। यानी हमको अगर हम देखेंगे F2 जनरेशन में 1 2 3 पौधे हमको दराज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पौधा हमको किस तरह का दिखाई दे रहा है, पस्ता खद। यानी 3 के तनासुब एक, यहाँ पर हमको एक तनासुब यहाँ हासिल हुआ, ये दिखाई देता है। इसका मतलब ये कौन सा तनासुब हो गया, फिनोटाइपिक रेशो हो गया। ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन इस फिनोटाइपिक रेशो का जब हम बैक क्रॉस के ज़रिए जीनोटाइप की शनाख्त करते हैं, तब हमको पता चलता है कि एक पौधा जो हासिल हुआ जिसमें दराज खद की सिफत के लिए एकसा अलील का पेड़ जिम्मेदार है, तो इसका मतलब ये खालिस यानी होमोजाइगस है। एक पौधा टोटली खालिस होमोजाइगस दराज खद तैयार हुआ। 2 पौधे ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस यानी कि मखलूत हैं। 2 मखलूत दराज खद तो हैं लेकिन मखलूत दराज खद हैं। एक पौधा पस्ता खद, यानी कि जीनियाती तौर पर अगर हम देखें तब एक खालिस है, 2 मखलूत है और एक खालिस पस्ता खद है। तो इस तरह का जो रेशो 1 की निस्बत 2 की निस्बत 1, इस तरह का जो रेशो हासिल हो रहा है, ये जीनियाती एतबार से है, यानी जीनियाती अज्जा के एतबार से है। इस किस्म का रेशो जीनोटाइपिक रेशो कहलाता है। जब हम कभी भी जेनेटिक्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब उनमें हमको F2 जनरेशन में जाहिर होने वाले फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो को हमको बताना होता है। फिनोटाइपिक रेशो F2 जनरेशन में जाहिर होने वाले ज़ाहिरी तौर पर यानी बैरूनी तौर पर जो शक्लियाती इजहार है, इसका अगर तनासुब निकाला जाए तो इस शक्लियाती इजहार के तनासुब को फिनोटाइपिक रेशो, लेकिन जीनियाती तौर पर अगर हम इसका पॉसिबिलिटीज़ के ज़रिए इसका अगर हम तनासुब निकालते हैं तो इसको हम जीनियाती अज्जा के तनासुब को जीनोटाइपिक रेशो के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे जेनेटिक टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको आगे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट में उसे किस तरह का रिज़ल्ट नतीजा हासिल हुआ, उन नतायज को किस तरह से उसने मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली किस तरह से वाज़े किया है, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक ये सारे जेनेटिक टर्म्स, कितने टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम अब तक, देखिए ध्यान में रखिए। लेक्चर 4 में हम 13 से लेकर आगे 20 तक कंप्लीट किए। लेक्चर 3 में अगर हम देखें तो 7 से लेकर 12, और लेक्चर 2 में अगर हम देखें तो हमने जीनियाती इस्तिलाहात की शुरुआत की थी। कैरेक्टर किसे कहते हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कर रही हूँ आपको, ध्यान में रखिए। कैरेक्टर किसी भी जानदार में जाहिर होने वाली एक खासियत, खुसूसियत या कैरेक्टर कहलाती है। खद जाहिर होता है, दिखाई देता है, फूल का रंग दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें खासियत कैरेक्टर कहलाएंगी। ट्रेट किसको बोलेंगे, हर एक खासियत की में मौजूद तवारुसी खुसूसियत या तवारुसी सिफत। जैसे मटर का पौधे का खद अगर एक खासियत है तो ये खद दराज है या पस्ता है, ये उस खद की 2 मुतज़ाद सिफात होते हैं। समझ में आ रहा है, मटर के पौधे का खद एक कैरेक्टर है, लेकिन ये खद दराज किस्म का है या पस्ता किस्म का है, ये दरअसल उस कैरेक्टर के मुतज़ाद सिफात कहलाते हैं। और यही
हेरिटेबल हैं, यानी कि यही तवारुसी खुसूसियत है, ठीक है, लेकिन मुतज़ाद शक्ल में पाई जाती है। फैक्टर, चूँकि मेंडल के दौरे हयात में जीन इस्तिलाह को पेश नहीं किया गया था, तो मेंडल के बमौजिब फैक्टर या जुज़ एक तवारुसी इकाई होती है जो खुसूसियात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। जीन, आज जेनेटिक्स में जीन इस टर्म का मतलब है डीएनए का एक छोटा मखसूस टुकड़ा जो खुसूसियात के तवारुस के लिए जिम्मेदार हो, जीन कहलाता है। अलील का मतलब क्या है? देखो, जिस तरह से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में दोगुना कंडीशन में होते हैं, तो क्रोमोसोम पर मौजूद एक जीन की दो या ज़ायद मुतबादिल अशकाल जो एक मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार हो, ये एक दूसरे के अलील कहलाती हैं। कैपिटल टी, जब ये दोनों जीनियाती अज्जा एक साथ मिल जाएं तब पौधे का खालिस दराज ख़त ज़ाहिर होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अलील हैं। अलील की जोड़ी मिलकर ही किसी मखसूस सिफत को ज़ाहिर करती है। डोमिनेंट का मतलब क्या है? देखिए, अलील के एक पेयर में अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, गैर हमजुगती हालत है, तब अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अगर कोई अलील सिर्फ अपनी खुसूसियत को ज़ाहिर करता है और अपने मुतबादिल अलील की खुसूसियत को छुपा देता है, तब ये डोमिनेंट या गालिब अलील कहलाता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमने जो पढ़ा था, रिसेसिव, मगलूब किसको बोल रहे हैं? डोमिनेंट अलील की मौजूदगी में मुतबादिल अलील जो अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं कर पाता और छुपी हुई हालत में रहता है, अगरचे के मौजूद हो लेकिन छुपी हुई हालत में होता है और अपने सिफत को ज़ाहिर नहीं कर सकता, तो ये मगलूब कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा है फिनोटाइप, शक्ली नू, यानी किसी भी जानदार की सिफत का बैरूनी इजहार उस सिफत की शक्ली नू को ज़ाहिर करता है। जैसे कि मटर के पौधे का खद दराज है या पस्ता है, ये हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। तो वो सिफ़ात जिनका बाआसानी मुशाहिदा किया जा सकता है, उन सारी सिफ़ात को शक्ली नू कहा जाएगा। जीनोटाइप, जीनी नू किसको बोलेंगे? तमाम ज़ाहिर होने वाली शक्ली नू के पीछे कुछ न कुछ जीनियाती अज्जा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन जीनियाती अज्जा के कॉम्बिनेशन को जीनी नू या जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। दराज खद कैपिटल टी इस जीनियाती अज्जा की वजह से होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी इस